तो दोस्तों अब देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। 2002 में यूएन एक कन्वेंशन हुआ हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो इसमें यह बोला गया कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जिन जिन कंट्रीज के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपका सोवरेन राइट है, ठीक है। इस राइट को कोई छीन नहीं सकता, ये स्टेट का राइट है, सोवरेन राइट है, आप इसको यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई हाथ नहीं है। इंडिया के पास जो फॉरेस्ट आप जैसा मन करे वैसा यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है आप यूज़ कीजिए। ये हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था 2002 में। इसके बाद एक बहुत सही काम हुआ इंडिया में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसमें यह था दोस्तों कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो हमारे जंगलों में रहते हैं और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे रहते हैं फॉरेस्ट में। तो इनका मेन जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी होती है वो फॉरेस्ट ही होता है। वहीं से ये फ्यूल, फोडर, उसके बाद हनी, इसके बाद आपका फ्यूल, फोडर, सब कुछ वहीं से निकालते हैं ये, और वहीं से इनकी इकोनॉमी चलता है, खाना पानी चलता है। तो इसके पहले क्या हो रहा था दोस्तों कि हो ये रहा था कि जहाँ पे भी जंगल था तो वहाँ पे माइंस थी कई जगह पे। जैसे उड़ीसा की बात करें तो काफ़ी जंगल था, तो माइंस बोले तो माइंस क्यों थी वहाँ पे? माइंस मतलब कि वहाँ पे रिसोर्सेज थे, जैसे आयरन हो गया और आपका कॉपर हो गया, ये रिसोर्सेज थे, वहाँ पे माइनिंग हुआ करती थी काफ़ी ज़्यादा। माइनिंग होने से क्या होता था कि फॉरेस्ट के जो ड्वेलर्स हैं वहाँ पे लोग रह रहे थे, इनको माइग्रेट करना पड़ता था, और माइग्रेट करने के बाद वहाँ माइनिंग होती थी, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता था। और जो माइग्रेट होके आते थे बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में आते थे और रिक्शा चलाते थे या ठेला चलाते थे यहाँ पे आकर, और सड़क पे ही सो जाते थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो हुआ क्या, ये जो हमारा 2006 में एक्ट पास किया गया, तो यहाँ पे ग्राम सभा जो उसके अंदर है फॉरेस्ट के अंदर, उसको सारी राइट्स दे दी गई, सब कुछ राइट्स दे दी गई। लेकिन राइट्स जरा याद रखिए किस लिए दी गई थी, जो माइनर प्रोड्यूस है, माइनर प्रोड्यूस। अब माइनर प्रोड्यूस ही क्यों? माइनर प्रोड्यूस में क्या आएगा? फ्यूल आएगा, फोडर आएगा, ग्लू आएगा, ठीक है, और भी सारी चीजें आएंगी। तो माइनर प्रोड्यूस ही क्यों? आयरन क्यों नहीं? कॉपर क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि दोस्तों आयरन और कॉपर को माइनिंग करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, और आयरन और कॉपर नेशनल रिसोर्स होते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन जो माइनर प्रोड्यूस है, जो डेली प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, ये राइट्स टोटली राइट्स ही दे दी गया ग्राम सभा को कि आप इसको संभालेंगे। इसका फुल ऑनरशिप, इसका ऑनरशिप दे दिया गया हमारा ग्राम सभा को, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमें कम्युनिटी के साथ साथ इंडिविजुअल राइट्स भी मिले। इंडिविजुअल राइट्स में क्या था कि हमारा लेस देन 4 हेक्टेयर जो जमीन होगी, इस पे एक फैमिली क्लेम कर सकती है कि ये हमारे अंदर आता है, इसका प्रोड्यूस मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, जो भी कम्युनिटी का फॉरेस्ट रिसोर्स है इसे प्रोटेक्ट करना है, इसका राइट्स दे दिया गया, मतलब लीगल कर दिया गया, आप ही इसको प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब लीगल सैंक्शन मिल गया इन लोगों को। और कौन इसका सर्वा होगा? वो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा वहाँ की, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की है, इसको भी तो स्ट्रेंथन किया गया। जो हमारा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था कि हमारे यहाँ एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट हो, ग्राम सभा हो, तो यहाँ पे उसको भी एक मूर्त रूप दिया गया हमारा। इसके बाद आता है राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। दोस्तों क्या होता है कि किसी कंट्री का कोई ट्रेडिशनल थिंग्स है जो चलती आ रही है, इकोनॉमी में फॉर्मल रूप से नहीं आ रही है। अब होता क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि कुछ मेथड है जो अपना रहे हैं और उसको फॉर्मली इन लोगों ने कहीं पे असाइन नहीं किया है, कहीं पे फॉर्म फिलअप करके इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गेन नहीं किया है, तो अदर कंट्री क्या करती है, इसे उठाकर अपने यहाँ रख लेती है और यूज करने लगती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डाल देती है। तो बोला गया नहीं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो अपने ट्रेडिशनल वे से अपने काम को कर रहे हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर होगा, और उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आएगी, रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी। ये चीजें हमारी आएगी किसके? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत। ऑनरशिप दे दिया गया। ये रहा दोस्तों हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कौन कौन से राइट्स दिए गए। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था कोस्टल रेगुलेशन जोन। बेसिकली कोस्टल रेगुलेशन जोन इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ वेटलैंड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वेटलैंड होने से ये होता है दोस्तों कि वहाँ फ्लोरा फौना काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव्स,
और ये हमारा कार्बन सिंकिंग के बहुत अच्छे काम आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो हो जा रहा है हमारा उसी कोस्टल जोन में ही कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, ताकि सी साइड से हम दिखा पाए होटल को। ओके, रिवर साइड होता है ना, रिवर साइड होटल्स, इस तरह कंस्ट्रक्शन बढ़ गए थे। तो बोला गया भाई सुन ले, हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, कोस्टल रेगुलेशन जोन होता क्या है, जो हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का एरिया होता है, और हाई टाइड लाइन से 200 मीटर अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है, ताकि हम वहाँ के फ्लोरा फौना को बचा सकें, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।